तो आज हम लोग एक नया चैप्टर 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स का शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है, देखो, हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बस कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उसको आप सीखो और उसके बाद आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। ये इतनी आसान चीज़ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हीरोन्स फॉर्मूला इज़ बेसिकली अ चैप्टर अबाउट एरिया कैलकुलेशन। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके एरिया की जो कैलकुलेशन है उससे ये रिलेट करता है। अब जब आप छोटे थे, छोटी क्लासेस में आपने बहुत सारे एरियाज पढ़े होंगे। जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप जवाब दोगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर कोई मान लेते हैं आपसे ये पूछेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे साइड स्क्वायर, है ना। कोई अगर आपसे ये पूछ लेगा कि एक एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का कितना होता है, तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहोगे। राइट, सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मान के चलते हैं किसी ने आपसे इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और भी ऐसे अलग अलग एरियाज हैं जो आपने पढ़े होंगे। जैसे एक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैं पैरेललोग्राम का सिंबल बना रही हूँ, जिसका एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। अच्छा, उसके बाद आपने ट्रेपेजियम पढ़ा होगा। ट्रेपेजियम का एरिया सुना होगा, क्या होता है, हाफ इंटू क्या, सम ऑफ, एक मिनट, हाफ इंटू क्या हो जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड नंबर 1, ठीक है, पैरेलल साइड 1, और प्लस में आप लोगों के पास पैरेलल साइड नंबर 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। अगर आप बोलोगे मैडम रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपने ये भी पढ़ा होगा। ये हो जाता है हाफ मल्टीप्लाई बाय रोम्बस की दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, D1 और D2। जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर D1 का मतलब होता है और D2 का मतलब होता है डायगोनल्स, है ना। एक रोम्बस के अंदर 2 ही डायगोनल्स हो सकती हैं। दोनों डायगोनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके हाफ का आंसर जो आप निकालेंगे, दैट विल बी दी एरिया। डन। अच्छा, ठीक है। तो इतने सारे एरिया के फॉर्मूले, या और हो सकता है इससे ज़्यादा फॉर्मूलेज आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़कर रखे। अगर नहीं पढ़े थे, अभी अभी सुने हो, तो इन फॉर्मूलोज की लिस्ट बना लेना, इनको याद रखना, क्योंकि आप 9th में आ गए हो, तो आप किसी भी लेवल पर, किसी भी क्लास ऑफ लेवल पर, किसी भी चैप्टर में आपको इन फॉर्मूलोज की नीड पड़ सकती है, और ये फॉर्मूलेज आपको मुँह ज़बानी याद होने बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे ही हम लोग जो हीरोन्स फॉर्मूला नामक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर भी एरिया की कैलकुलेशन करता है। बट द पॉइंट इज, मैडम, ये एरिया किस चीज़ की एरिया की कैलकुलेशन करता है? आप बोल रहे हो कि हाँ, ये एरिया की कैलकुलेशन करता है, बट किस चीज़ का एरिया? रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का, रोम्बस का, काइट का, किसका? तो देखो, आप हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट ऑफ कंफ्यूजन मत रखना कि अच्छा इससे एरिया निकालते हैं कि इससे एरिया नहीं निकालते। निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला जो बनाया गया है, जो फॉर्मूला बनाया गया है, जिस फॉर्मूले को हम लोग अभी आज लिखेंगे, जिस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करना भी सीखेंगे, इसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलो क्या, एरिया कैलकुलेशन किसकी? ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब पता है ना, 3 साइडेड फिगर। हाँ, तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया की कैलकुलेशन के लिए हीरोन्स फॉर्मूले को बनाया गया। यानी कि ये जो है आपके पास एरिया ऑफ राइट एंगल, ये कब लगाया जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपको ट्रायंगल राइट एंगल दिया हो, बट मैडम अगर राइट एंगल नहीं दिया है, तो तुम बोलोगे मैडम फिर इक्विलैटरल दिया होगा, तो मैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा लूँगा। अब मेरा एक और क्वेश्चन, मान के चलो इक्विलैटरल भी नहीं दिया है, फिर क्या करोगे? अच्छा,
ना राइट एंगल दिया है ना इक्विलैटरल दिया है, फिर क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो ऐसे में अगर आपको इन जनरल मतलब चाहे ट्रायंगल कोई सा भी हो, है ना, चाहे कोई ट्रायंगल कोई सा भी हो, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? आइसोसेलेस, स्कैलन, इक्विलैटरल, है ना, बराबर, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, जो भी हो यार। इन जनरल किसी भी ट्रायंगल के एरिया की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, एंड हेरॉन्स फॉर्मूला इज़ रिटन एज अंडर रूट। एक बड़ा सा अंडर रूट होता है, उसके अंदर होता है एस, ब्रैकेट में होता है एस माइनस ए, ब्रैकेट में होता है एस माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर होता है एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। दिस कंसेप्ट, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज दिस फॉर्मूला इज नोन एज हेरॉन्स फॉर्मूला। अभी तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि चलो ठीक है, ये हेरॉन्स फॉर्मूला है, तो इसमें मैडम ये जो एस दिख रहा है, एस मतलब क्या? इसमें जो ए दिख रहा है, ए मतलब क्या? बी मतलब क्या? सी मतलब क्या? देखो, कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास हो, कोई भी ट्रायंगल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इक्विलैटरल, मैं ये नहीं कह रही हूँ आइसोसेलेस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कैलन, कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल हैव 3 साइड्स। किसी भी ट्रायंगल के पास टोटल कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। इस बात से एग्री करते हो? हाँ। तो जो 3 साइड्स होती हैं ना, जैसे मान के चलिए, एक हो गई साइड नंबर 1, एक हो गई साइड नंबर 2, एक हो गई साइड नंबर 3, तो वो जो आपके पास टोटल 3 साइड्स होती हैं, उसमें से जो साइड नंबर 1 होती है, साइड नंबर 2 होती है, साइड नंबर 3 होती है, इन्हीं को कहा जाता है ए बी सी। खत्म। मतलब ए बी सी आर बेसिकली साइड्स, है ना, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को कहा जाता है ए बी सी। ज़रूरी नहीं है कि आप साइड नंबर 1 को ए कहो, आपकी मर्जी, आप साइड नंबर 2 को ए कहो, किसी को कुछ भी कहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तीनों साइड्स को कहा जाता है ए बी सी। अच्छा चलो, ए बी सी का मतलब समझ में आ गया है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड हमको दिख रहा है एस, एस फॉर शिप, इस एस का मतलब क्या है? एस बेसिकली, एस का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो एस को कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस को क्या कहा जाता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब भी समझाऊंगी, बट पहले हम लोग आगे काम कर लेते हैं उसके बाद। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल का जितना भी पेरीमीटर था, ट्रायंगल का जितना भी पेरीमीटर था उसका सेमी कर दो। सेमी मतलब डिवाइड बाई 2, सेमी का मतलब ही होता है डिवाइड बाई 2। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? ये हुआ, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 इज बेसिकली नोन एज व्हाट? सेमी पेरीमीटर। कई बार क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई रहती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? दी हुई रहती है। तो अगर आप पेरीमीटर की जो वैल्यू आपको दी गई है, अगर आप उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? बताओ, आप लोगों के पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। बट कई बार पेरीमीटर की वैल्यू दी ही हुई नहीं रहती। अच्छा, क्या बता रहे हो मैडम आप? नहीं दी हुई होती है, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे में आप जब छोटे थे, छोटी क्लासेस में जब आपको टीचर ने पेरीमीटर का मतलब सिखाया था, जब आपने पहली बार अपनी लाइफ में पेरीमीटर क्या होता है ये चीज़ सुनी थी, तब से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं किसी भी फिगर की। जैसे स्क्वायर में 4 साइड होती हैं तो चारों साइड का एडिशन। ठीक है, कभी भी ना पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं रखना चाहिए कि अच्छा पेरीमीटर स्क्वायर, ये पेरीमीटर रेक्टेंगल है, याद है वो अच्छी बात है, बट पेरीमीटर का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है मतलब? सम ऑफ ऑल साइड्स, खत्म बात। अब ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं बताना जरा मुझको। मैडम ट्रायंगल के पास तो बेचारे के पास सिर्फ 3 साइड्स होती हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूँगी कि किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू बताइए, तो ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे ना मैडम आप सम कर लीजिए,
किसका सम कर लीजिए, आप 3 साइड्स जो हैं आप उन सारी साइड्स का सम कर लीजिए, अब मिल जाएगी आपको पेरीमीटर की वैल्यू। मैं बोलूँगी हाँ। तो ऐसे केस में क्योंकि उसके पास 3 साइड होती है, एक साइड को हम कहते हैं ए, दूसरी साइड को कहते हैं बी, तीसरी साइड को कहते हैं सी, तो देयरफॉर यहाँ से ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर इस ट्राइंगल के पेरीमीटर की वैल्यू को मैं यहाँ जाके पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे पास सेमी पेरीमीटर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो ये ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर की जगह ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2। कई बुक्स में लिखा रहता है कि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, बस उनको इतना पता होता है कि हाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, लेकिन एस में ए प्लस बी प्लस सी क्यों आया, क्यों बाई 2 हुआ, कुछ आइडिया नहीं। तो आपको खैर अभी पता चल गया एस का मतलब क्या है। तो कई बार पेपर में क्या होता है, पेरीमीटर दे देता है और आपको एस निकालना होता है, या कई बार आपको पेरीमीटर नहीं देता, आपको देता है ए बी सी और फिर आपको क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। ठीक है, डन। चलो, तो ये हो गया हम लोगों का हीरॉन्स फार्मूला, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। कई लोगों के दिमाग में घंटी बज रही होगी कि मैडम हीरॉन्स फार्मूला का डेरिवेशन किधर है, हीरॉन्स फार्मूले को डिराइव कैसे किया है। तो देखो, जो हीरॉन्स फार्मूले का डेरिवेशन है, ऐसा नहीं कि मैं सिखा नहीं सकती, है ना, मैं आसानी से उसको डिराइव कर सकती हूँ, बट उसका डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, आपके सिलेबस में उसका प्रूफ नहीं है। मैंने सिखाई है, कई बैचेस को मैंने उसका डेरिवेशन सिखाया है, बट आपको नीड नहीं है उसकी। आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना, ये आपका एक्चुअली काम है। ठीक है, और आपको वही करना है, आपको और कुछ ही नहीं करना है। तो हम लोग डायरेक्टली अभी इसके आगे से न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट से शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स इसमें कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मान के चलते हैं आप लोगों के पास बोला गया, इलस्ट्रेशंस ले रही हूँ मैं, हाँ, इसके बाद एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज आपको करनी है। ध्यान रखना कि आपके पास एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल का सिंबल बना रही हूँ ऐसा। ठीक है, उस ट्राइंगल के पेरीमीटर की वैल्यू आपको देकर रखी गई है, कितनी, 32 सेंटीमीटर। आपको उस पर्टिकुलर ट्राइंगल की जो एक साइड है, वन साइड, वो कितनी दी हुई है, 11 सेंटीमीटर। और आपको डिफरेंस, ठीक है, ऑफ 2 अदर साइड्स, ये आपको देखो कितना दिया हुआ है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। ऑफ 2 अदर साइड्स आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। आप उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, इसका सल्यूशन क्या रहेगी, हम लोगों की अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले आपको ट्राइंगल जो आपको दिया है, आप उसमें अज्यूम कर लीजिए कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर, क्या ये साइड्स हैं, किसकी साइड्स हैं, उस ट्राइंगल की। मैं ट्राइंगल का सिंबल बना रही हूँ, आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, चलो, क्या गिवन डेटा में कहीं पर भी ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं क्या? हाँ मैडम, दी है। हमको देखिए यहाँ पर दिया है कि एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 11, यानी कि एक साइड की वैल्यू 11 दी है। आप चाहे तो उस 11 को ए रखें, बी रखें, सी रखें, आपकी चॉइस, आपको जो रखना है आप वो रखिए, है ना, आप कंप्लीटली आपकी चॉइस, है ना, आपकी मर्जी। तो मैं लिख लेती हूँ कि आपको वन साइड जो 11 सेंटीमीटर दी हुई है वो है आपका ए, यानी कि ए आपको दिया है 11 सेंटीमीटर। उसके बाद आप नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़िए, क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ 2 अदर साइड्स, जो बाकी की 2 साइड्स बच गई, उन साइड्स का डिफरेंस आपको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो जो 2 साइड्स बच गई उनका डिफरेंस, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सम का मतलब होता है एडिशन, डिफरेंस का मतलब होता है आप लोगों का माइनस। ठीक है, और रेशो का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अदर साइड्स, मतलब जो 2 साइड्स बच गई उनके माइनस वाली वैल्यू, उनके डिफरेंस, यानी कि बी माइनस सी
आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है मैडम, ये डेटा भी हो गया। और भी कोई डेटा दिया है क्या? हाँ, एक डेटा और दिया है कि हमको पेरीमीटर दिया है 32 सेंटीमीटर। अब देखो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का एडिशन। पेरीमीटर ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं? 3। यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है a + b + c। इस बात से एग्री करते हो? ठीक है, करते हैं। पेरीमीटर की वैल्यू पहले से कितनी दी हुई है? 32। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11। और b की वैल्यू भी नहीं पता और c की वैल्यू भी नहीं पता। तो इस हिसाब से अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि b + c कितना है, मतलब अगर मैं इस 11 को यहाँ लेकर चली जाऊँ, माइनस अगर मैं कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास b + c की वैल्यू आ जाएगी 21। और क्वेश्चन में पहले से मुझे b - c की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। जब आप लोगों को मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाया था, तो पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को क्या करके दिखाया है? इस टाइप की 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये पूरा सिखाया है ना। तो अगर मैंने आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स में सिखाया है तो आपको पता होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को आगे सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बोलो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जब आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे, ये कुछ इस तरीके से है ना, तो क्या होगा? -c + c ऐड होके कट जाएगा। b और b ऐड होके देखो, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1। तो 1b का एडिशन कितना हो गया? 1b का एडिशन हो गया 2 टाइम्स ऑफ b। 5 और 21 का एडिशन कितना हो गया? 26। तो अगर कोई तुमसे यहाँ से b की वैल्यू कितनी है कोई अगर ये पूछेगा तो ये होगी 26/2। और यहाँ से अगर कोई तुमसे b की वैल्यू पूछेगा तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। लो, हमें हमारा b मिल गया। a हमें पहले से पता था, b हमको अभी मिल गया। अब c निकालेंगे। तो c निकालने के लिए ये जो b की हमारे पास वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर, है ना, इसको हम लोग पुट करेंगे। चॉइस आपकी है, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। मान के चलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? देखो ज़रा ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 है कि b + c का एडिशन कितना होगा? 21। अभी मेरे पास b कितना है? अभी मेरे पास b की वैल्यू है 13, तो मैंने यहाँ b की जगह 13, यहाँ पे c = 21। सो देयरफॉर यहाँ से c की वैल्यू आ गई 21 - 13। सो देयरफॉर यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मुझे a मिल गया, इस तरीके से मुझे b भी मिल गया, इस तरीके से मुझे c भी मिल गया। अब मुझे क्या क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल रहा है? एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए s पता होना ज़रूरी है। s कैसे निकालते हैं? s होता है पेरीमीटर जो भी आया है ट्राइंगल का /2। पेरीमीटर आपको पहले से दिया हुआ है कितना? 32, उसको /2। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो यहाँ से s मेरा आ गया 16। ठीक है, अब मुझे निकालना है एरिया। अब निकाल लीजिए आप एरिया, बहुत आसान है। बट एरिया निकालने से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप रफ में, मतलब रफ में इन द सेंस कॉपी में s - a, s - b, s - c तीनों की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो s कितना है? 16, a कितना है? 11, माइनस किया कितना आया? 5, है ना। s - b, s कितना है? 16, b कितना है? देखो 13 था ना, आई थिंक, हाँ b था 13, दोनों को माइनस किया कितना आया? 3 सेंटीमीटर। s की वैल्यू 16, c की वैल्यू कितनी है? 8, दोनों को आपस में माइनस किया कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा यहाँ पे लिखना कि देयरफॉर बाय हेरॉन्स फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम। अंडर रूट का सिंबल डलेगा, s ब्रैकेट में s - a, s - b, s - c। अब सिर्फ वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए बताइए s कितना है? 16, s - a कितना है? 5, s - b कितना है? 3, s - c कितना है? 8। अब आगे क्या करें? कई स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं पूरा अंदर का, ऐसा आप कभी मत करिएगा, ये गलत आदत है। कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन मत करना, ध्यान रखना।
पहले तो जो भी अंदर नंबर्स लिखे हैं उन नंबर्स को आप ऑब्जर्व करिए कि वो नंबर्स जो अंदर लिख के आपको दिए हैं क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या। जैसे 16 है, 16 किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 4 का, बराबर। तो 16 को बाहर ले आओ, 16 बाहर आके बन जाएगा 4, ठीक है। क्या 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तुम बोलोगे नहीं मैडम 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 5 वैसे का वैसी। क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, नहीं, 3 वैसे का वैसी। क्या 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, नहीं, लेकिन हाँ मैडम मैं 8 को ना 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ। अब ये डाउट मत पूछना कि मैडम आपने 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है इसीलिए लिखा है ना। तुम ये भी लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, बट मैंने 4 इंटू 2 लिखा, ठीक है। अच्छा अब बताइए ये जो 4 है क्या ये 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, हाँ मैडम होता है, किसका, 2 का। तो ये 4 भी आ जाएगा बाहर, ये 4 बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। बट मैडम पहले से तो एक और 4 बाहर है, तो जो 4 बाहर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 4 बाहर आके क्या बन गया, 2, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, अंडर रूट में क्या बच गया, 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, और ये कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ से मेरे पास एरिया निकल कर आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एरिया की यूनिट में हमेशा जो भी आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि वो एक 2D फिगर है। और अगर मीटर दिया है तो मीटर लिखेंगे और मीटर के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो UNIT यूनिट लिखेंगे और फिर यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 1, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उस इंफॉर्मेशन से आपको A, B और C कैलकुलेट करना है। ABC कैलकुलेट करने के बाद सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, फिर उसकी सारी वैल्यूज़ को रूट में डालना है और एरिया निकाल लेना है, ठीक है। एक बहुत ही छोटा मोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क ये है कि आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसकी 3 साइड्स हैं। साइड नंबर 1 आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर, साइड नंबर 2 आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, साइड नंबर 3 आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड एरिया किस चीज़ का, ट्रायंगल का, निकालिए। ये इससे आसान सवाल तुम्हें क्या मिलेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है यार, डायरेक्ट आपको A भी दिया है, B भी दिया है, C भी दिया है, पहले से फटाफट फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो, बात खत्म, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान अभी आपको हम क्या दें, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की साइड नंबर 1 आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, उस ट्राइंगल की जो साइड नंबर 2 है वो आपको दी हुई है 11 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ में उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो आपको दिया है 32 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया, बताइए। तो अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसा था, डायरेक्टली आपको तीनों साइड दे दी थी, इस बार तीनों साइड नहीं दी, इस बार आपको सिर्फ 2 ही साइड दी है। वैसे ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, बट थोड़ा सा सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ कि इसको आगे अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहली लाइन तो आपकी हमेशा यही होनी चाहिए कि लेट A, B, C, ठीक है, बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, वो ट्राइंगल के क्या है, साइड्स हैं। ये आपकी पहली लाइन। आपको एक साइड दी है 8 सेंटीमीटर, आप लिख दीजिए कि A बराबर मुझको दिया है 8 सेंटीमीटर। दूसरी साइड दी है, आप लिख दीजिए कि मेरे को B बराबर कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। तीसरी साइड आपको नहीं दी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। आपको याद रखना कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होगी जिससे आप वो तीसरी साइड निकालेंगे। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा से दी ही होगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। हमेशा दी होगी मतलब हमेशा दी होगी। तो इस बार तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, पेरीमीटर।
ये पेरीमीटर से तीसरी साइड आ जाएगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मैडम a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है? पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है 32। आपको ए फॉर एप्पल कितना दिया है? ए फॉर एप्पल दिया है 8। आपको बी फॉर बॉल कितना दिया है? 11। सी फॉर कैट कितना दिया है? नहीं पता। तो आपको नहीं लगता कि आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से सी फॉर कैट का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही आपको सी फॉर कैट का वैल्यू मिल गया आप एरिया निकाल लीजिएगा, डन है ना। तो ऐसे में एक बात हमेशा याद रखना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी होगी ही होगी जिससे आप वो साइड्स कैलकुलेट कर पाएँ। ऐसा होगा ही नहीं जिसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन ना दी हो और बिना इन्फॉर्मेशन के वो आपको बोल रहा है आक्रमण। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी ही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं छोटे छोटे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को करेंगे कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ये और उसकी हर इक्वल साइड कितने सेंटीमीटर की है? 12। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। चलो ठीक है, एरिया ढूंढना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये वर्ड दिख रहा है आइसोसेलेस, क्या आप इस आइसोसेलेस वर्ड का मीनिंग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड्स कैसी होंगी? इक्वल, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब ऐसे ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 30। तो आप सबसे पहले तो लिख लीजिए गिवन कि पेरीमीटर उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि देखो ध्यान से पढ़ना, हाँ लैंग्वेज, कि ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। मतलब कि उस आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दोनों इक्वल साइड्स हैं, जो कि 2 साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी, तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि लेट ए इक्वल टू बी, और इसका रीज़न दे देना, बोलो क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप चाहे तो b इक्वल टू सी भी ले सकते थे, आप चाहे तो a इक्वल टू सी भी ले सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी मर्जी। a b c तो से सिम्बल्स हैं। अगर a और b इक्वल हैं तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये दोनों की दोनों इक्वल साइड की वैल्यू कितनी रहेगी? 12 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है यार, मैं नहीं कह रही हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? क्वेश्चन वाला। अब आगे फाइंड एरिया। बट मैडम एरिया निकालने के लिए तो सी पता होना चाहिए, सी तो हमको पता ही नहीं है। अब हम क्या करें? तो अब क्या करेंगे बताइए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ जानकारी आपको हमेशा दिया रहेगा जिससे आपका एरिया का आंसर आ जाए, है ना, जिससे आपके एरिया का आंसर आ जाए। तो अगर आपको पेरीमीटर दिया है मतलब वो पेरीमीटर आपको इसी काम के लिए दिया है। क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है मैडम a प्लस बी प्लस सी, है ना। अच्छा अब पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया है? 30। a कितना दिया है? 12। b कितना दिया है? 12। c पता नहीं। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास एक बार c आ गया तो आप s निकाल लीजिए। s निकाल लेने के बाद हीरॉन्स के फॉर्मूले में पुट करिए, सारा का सारा कैलकुलेशन और एरिया आपके हाथों में। अच्छा अभी पूरा वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। इस वीडियो के बीच में जो जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ आधे आधे कर करके, थोड़े थोड़े कर करके, इन सब का कंप्लीट अटेम्प्ट तुम्हें मुझे चेक कराते चलना है। एक एक करते जाओ और एक एक वीडियो को आगे बढ़ते जाओ और एक एक देखते जाओ, ऐसे, ठीक है। तभी तो प्रैक्टिस होगा, तभी तो पता चलेगा कि तुमसे चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक नेक्स्ट पैटर्न के सवाल में आते हैं। देखो क्या बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है? 450 मीटर, इतना दिया है।
उसका जो साइड्स का रेशो है, साइड नंबर 1 अपॉन में साइड नंबर 2 अपॉन में साइड नंबर 3, ऐसा जो रेशो है, रेशो ये आपको कितना दिया है 13:12:5। और आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। देखो मेरे साथ तुम्हें काम करते करते इतना वक्त हो गया है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम अभी तक इतने प्रो तो हो ही गए होगे, है ना, कि मैडम अगर कोई हमको एरिया निकालने को बोले तो हम एरिया निकाल लेंगे, एज वेल एज अगर हमको कभी रेशो वाला सवाल दिए तो हम रेशो वाले सवाल की कम से कम स्टार्टिंग तो लिख ही लेंगे, चाहे वो लाइन्स एंड एंगल्स का हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हो, चाहे वो हीरोन्स का हो। इतना प्रोनेस तो आप में अभी तक आ ही जाना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, तीनों साइड्स का रेशो। सबसे पहले जो तुम्हारी फेवरेट लाइन है कि लेट ABC बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये हम लोगों ने लिख दी, ठीक है। अब आपको गिवन डेटा क्या दिया है, तीनों साइड्स का रेशो, मतलब A:B:C इक्वल टू 13:12:5, ये आपको गिवन है। अब आपको अभी तक इतना समझ में आ जाना चाहिए मेरे साथ काम करते करते कि जब भी आपको रेशो दिया जाए साइड का, जब भी आपको साइड का रेशो दिया जाए, इसका मतलब या किसी भी चीज़ का रेशो दिया जाए, आपको हमेशा सवाल को फटाफट वहाँ पे क्या ले लेना है कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, कभी भी रेशो वाले सवालों को हमेशा प्रोसीड करने के लिए क्या ले लेना, लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। क्यों लेते हैं, मैंने पुरानी क्लासेस में सिखाया है, वैसे तो ये 8th में सिखाते हैं बट चलो खैर मैंने पुराने में भी सिखाया है। कॉमन फैक्टर आप जैसे ही लेंगे, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 13x सेंटीमीटर, बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 12x सेंटीमीटर, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी 5x सेंटीमीटर। सही कह रहे हैं, हाँ मैडम ठीक है। अब क्या करें, हमें तो मैडम x की वैल्यू ही नहीं पता, तो ऐसे में आपको जो ये पेरीमीटर दिया है ये किस काम के लिए दिया है, इसी कार्य के लिए तो दिया है। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है A+B+C। पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है 450, ए कितना दिया है 13x, बी कितना दिया है 12x, सी कितना दिया है 5x। सबका एडिशन कर लीजिए, ठीक है, सबका एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा 30x। फिर उसके बाद अगर कोई तुमसे कहे कि x निकालो तो x क्या होगा 450 डिवाइडेड बाय 30। अगर 450 डिवाइड बाय 30 करूँ 0 0 कट गया, 45 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 15। सो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15। ये तो x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू आने के बाद a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा, c निकालना पड़ेगा। कई पगले बच्चे क्या करते हैं 13 को ही अपना a ले लेते हैं, 12 को ही अपना b ले लेते हैं। ऐसा मत करना। कभी भी अगर आपको रेशो दिया हुआ रहता है तो रेशो वाली क्वांटिटी कभी भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसको हमेशा कॉमन फैक्टर लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा। तो ऐसे केस में पहले अगर मुझे कोई a निकालने को बोलेगा तो a क्या होता है, a होता है 13x, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, जो कि कितना हो जाने वाला है, जो कि जाएगा 195 सेंटीमीटर। कोई मुझे b निकालने को कहेगा, b क्या होता है 12x, जो कि कितना हो जाएगा 12 × 15, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाएगा 12 × 15, यह आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। कोई मुझे c निकालने को कहेगा, c कितना हो जाएगा, c है 5x, x की जगह क्या डालेंगे 15, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 75 सेंटीमीटर। अब मुझे पता चल गया ABC, खत्म। लेकिन क्वेश्चन में क्या ABC पूछा है, नहीं, क्वेश्चन में ABC ना पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना, क्या पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कैसे फाइंड करेंगे बताओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया को निकालने के लिए पहले S चाहिए। S कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया है 450 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2
और कितना 5, तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 225। s निकलने के बाद क्या करना चाहिए, उसी के नीचे s माइनस a निकाल लेना चाहिए, है ना। a कितना है आपके पास 195, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। उसी के नीचे क्या निकाल लेना चाहिए, s माइनस b निकाल लेना चाहिए। b कितना आएगा 180, माइनस करेंगे कितना आएगा 45 सेंटीमीटर। उसी के नीचे s माइनस c निकाल लेना चाहिए। s कितना है 225, c कितना है 75, 225 माइनस 75 दैट विल बी 150, है ना। तो यहाँ पे आ गया 150 सेंटीमीटर। अब लिखिए कि देयरफॉर बाय हीरॉन्स फार्मूला, अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, हीरॉन्स फार्मूला। तो अब क्योंकि आप हीरॉन्स फार्मूला लगा रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब लगा डाल दीजिए वैल्यू, एस कितना है, एस है 225, एस माइनस ए कितना है 30, एस माइनस बी कितना है 45, एस माइनस सी कितना है 150। अब कभी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करिए, हमेशा सोचिए क्या जो नंबर्स आपको दिए हैं क्या वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आपने बहुत दिमाग लगाया बहुत दिमाग लगाया बहुत दिमाग लगाया और आपने डिसीजन लिया हाँ 225 तो 15 का स्क्वायर रूट है, आप इसको ऐसा बाहर निकाल लो। जब बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 15। फिर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में बचा 30 किसी का नहीं होता, बट हमेशा 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। वैसे तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना ओरली आता है, बट मैं तुम्हारी इच्छा के लिए इसको थोड़ा स्टेप में करके दिखा देती हूँ ताकि जो लोगों को ओरली समझ में नहीं आ रहा वो स्टेप देखकर समझ सकें। 30 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट चैप्टर में भी सिखाया है आपको, 8th में भी सीखे होंगे, 7th 6th में भी सीखे होंगे। तो 30 की जगह लिखा जा सकता है 2 × 3 × 5, तो 30 की जगह लिखा 2 × 3 × 5। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे डायरेक्टली आती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 × 3 × 5, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि गलत। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकती हूँ, देखो 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख तो बहुत कुछ सकती हूँ, चलो लिख देते हैं 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी। क्या लिखें पूरी स्टेप्स ही लिख दो मैडम। अच्छा चलो ठीक है लिख देते हैं। तो पहले मैं 15 को लिखती हूँ 15 × 10। अच्छा मैडम लेकिन अभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई नहीं, क्योंकि 15 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, उसको और तोड़ो, 15 और टूट सकता है ना, उसको और छोटा करो। ठीक है कर लेंगे, बट ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और कोई दूसरा 2 है क्या, नहीं अभी तक तो कोई दूसरा 2 नहीं है, बट यहाँ पे देखिए एक 5 है और यहाँ देखिए एक और 5 है। जब कभी भी रूट के अंदर दो सेम नंबर्स की आपको जोड़ी बनते हुए दिख रही है तो आप उन दो सेम नंबर्स को रूट के बाहर निकाल सकते हो, जैसा कि आपने 8th में किया होगा, जैसा कि आपने क्या कहते हैं अभी फर्स्ट चैप्टर में किया होगा। तो ये हो जाएगा 5। एक बार 2 नंबर है तो एक बार लिखो। सिमिलरली यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये एक 3 और यहाँ पे ये एक 3, इसकी भी जोड़ी बन रही है। तो इन दोनों 3 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो इनके बदले में लिखेंगे सिर्फ एक 3 और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर में बचेगा एक 2। जिनकी जोड़ियाँ बन चुकी हैं 2 की, उनका एक हम बाहर लिख चुके हैं, उनको अब वापस से अंदर नहीं लिखना। ये वाला 3 बच गया, इसको देखो मैंने ऐसे लिख दिया। ये 15 बच गया, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 15 को 5 × 3 लिख सकती हूँ। 10 बच गया, 10 को मैं 5 × 2 लिख सकती हूँ। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। डन, ओके मैडम डन। अब आगे क्या, अब आगे ये थी कि देखो अभी फिर से और जोड़ियाँ बन रही हैं। ये देखो ये 2 एक 2 बार आ रहा है, तो इस 2 को क्या लिख लीजिए, बाहर लिख दीजिए। अच्छा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बाहर लिखेंगे। अच्छा बाहर जो नंबर्स पहले से लिखे हुए हैं आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 × 5। ये जो दोनों 2 हैं ये बाहर आके क्या बन जाएंगे, × 2। देखो ये 2 बार 3 दिख रहा है, इसकी जोड़ी बन रही है तो ये 1 बार 3। ये देखो 2 बार 5 दिख रहा है, ये दोनों अगर बाहर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बार 5। ये ऐसे है ना, समझ में आ रहा है कैसे किया है मैंने, कैसे जोड़ियाँ बाहर निकाली हैं। अच्छा फिर आज जब पूरी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आपका एरिया आ जाएगा 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज एरिया।
ठीक है। कैलकुलेशन सीखो, मैं कैसे कर रही हूँ कैलकुलेशन, इसी तरीके से कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। कभी भी अंडर रूट के अंदर के नंबर्स को ऐड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये वो कुछ बेसिक सवाल थे जो आपको हीरॉन्स फॉर्मूले के से रिलेटेड जो पहली एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है मिल जाएंगे। इस टाइप के सवाल आइसोसेलेस वाला मिल जाएगा, रेशो वाला मिल जाएगा, इस टाइप के नॉर्मल सवाल आपको आराम से एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैडम बस इतने ही टाइप के सवाल होते हैं, क्या और भी टाइप के सवाल होते हैं, बट वो टाइप के सवाल हम करेंगे कैसे, क्वेश्चन मार्क, तो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आज मैंने तुमको बेसिक सवाल सिखा दिए हैं, तुम आज बेसिक सवाल सीखो। कल मैं थोड़े और हाई फंटूश सवाल सिखाऊंगी, फिर कल तुम और हाई फंटूश सवाल सीखना, और जब तुम वो हाई फंटूश सवाल सीख लोगे तब उसके जैसे मुझे बना के दिखा देना, ठीक है। बट आज हमने बेसिक सीखे, तो बेसिक्स के बेसिस पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें करने को दूंगी, ठीक है। वो तुमको आज करने हैं, मैं बता देती हूँ कौन से वाले करने हैं आपको। उसके अलावा कुछ हाई फंटूश सवाल भी रहेंगे जो एनसीईआरटी में हैं और कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, उनको भी सिखा के दूंगी। बट आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, एक इलस्ट्रेशन और लूँगी, उसके बाद हम रुकेंगे, ठीक है। बाकी हाई फंटूश सवाल कल सीखेंगे। एक ही दिन सब कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए। इससे अच्छा थोड़ा जो पहले सीख लिए हो उस सीख लिए हुए पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा क्वेश्चन बनाओ, देखो कि नॉर्मल सवाल बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, फिर थोड़े हाई फंटूश की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एक आखिरी इलस्ट्रेशन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे ये लेट्स से पॉइंट सी है, मैंने ए और सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस ए बी की वैल्यू को ले लिया मैंने ए सी की वैल्यू को ले लिया मैंने 2a, और बी सी की वैल्यू को मैंने ले लिया 3a/2। मतलब एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स है, और आपको वहाँ पे उस तीनों साइड्स की मदद से उस ट्राइंगल ABC का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे 3 साइड दी हैं वो कौन सी है, AB, ये पहली साइड जिसकी वैल्यू आपको दी है A, दूसरी साइड आपकी BC जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, वो वैल्यू आपको दी है 3a/2, तीसरी साइड AC जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ A। एरिया निकालने से पहले S निकालना ज़रूरी है। S निकालते कैसे हैं, S होता है a+b+c/2। करिए, A की वैल्यू कितनी है A, B की वैल्यू कितनी है 3a/2, C की वैल्यू कितनी है 2a। इसके नीचे आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। आप एलसीएम लीजिए, जो करना है आपको करिए, आप तीनों को ऐड करिए, इन तीनों को ऐड करिए। अब मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ एक 9th क्लास के बच्चे से कि उसको ये एडिशन करना आता है, और इसको जब वो सॉल्व करेगा तो उसके पास S की वैल्यू आएगी 9a/4। अगर कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया कि 9a/4 कहाँ से आया, तो वो बंदा या बंदी मुझे मैसेज करना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी, सिखा दूंगी कि 9a/4 कैसे आया, ठीक है। चलो अब आगे। अब तुरंत S आने के बाद आपको S माइनस A निकालना है, यानी कि 9a/4 माइनस A है ना। तो ये A के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सब्ट्रैक्शन करिए तो ये आ जाएगा 5a/4। आप S माइनस B निकालिए, कितना होगा 9a/4 माइनस B कितना है वैसे आपके पास 3a/2, तो ये आ जाएगा 3a/2। तो ये कितना आ जाएगा 3a/4। माइनस करने के बाद आप S माइनस C निकालिए, जो हो जाएगा 9a/4 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ A, जिसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 7a/4। अब कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आ जाएगा बाय हीरॉन्स फार्मूला। अगर आप हीरॉन्स फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा एरिया इक्वल टू अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। S की कितनी वैल्यू है 9a/4, अंडर रूट का साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। ये आ जाएगा 9a/4। S माइनस A, इसकी कितनी वैल्यू है 5a/4, तो ये आ जाएगा 5a/4।
s माइनस बी की कितनी वैल्यू है 3a/4, तो ये आ जाएगा 3a/4। और s माइनस सी की कितनी वैल्यू है 7a/4, तो ये आ जाएगा 7a/4। अब सोचिए क्या कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? अच्छा ठीक है, सोचते हैं। जैसे कि सबको पता है 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3 का, तो जब ये 9 बाहर आएगा ये क्या बन जाएगा 3। अच्छा अब देखो ये जो a है, ये a कितनी बार है 2 बार है। जब कोई भी टर्म आपको 2 बार दिखे आप उसको बाहर 1 बार लिख सकते हैं। ये वाला a भी आपको कितनी बार दिख रहा है 2 बार, तो आप इसको भी लिख सकते हैं बाहर 1 बार। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 5, अंडर रूट में बचेगा 3, अंडर रूट में बचेगा 7। ठीक है, अब उसके अलावा आपका 4 कितनी बार है 2 बार, तो जब आप इस 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बार 4 नीचे। ये 4 भी कितनी बार है 2 बार, जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 1। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाहर क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, अंडर रूट के अंदर आएगा 5 3 ज़ा 15, और 7 कहाँ गया यार, 7 दिख नहीं रहा, एक मिनट, 7a/4, 7a, एक मिनट को मैंने कुछ एरर कर दी है शायद। अरे सॉरी, दिस इज़ 1a/4, मैंने एरर कर दी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 बचेगा ही नहीं, है ना। तो 5 3 ज़ा कितना हो गया 15। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट एरिया, जो कि आया जितना भी। अगर आपको सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लिखिए, अगर कुछ नहीं लिया है तो ऐसा यूनिट लिख के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने थोड़े इजी वाले सवाल हीरोन्स फॉर्मूले में डिस्कशन किए। हम इसके थोड़े कठिन सवाल भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, उनसे रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, बट आज की क्लास फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ ओवर करते हैं। आज का जो तुम्हारा डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन के बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज से, बताओ। एनसीईआरटी की जो आपकी पहली एक्सरसाइज है हीरोन्स फार्मूले की, आपको वो ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप वहाँ पर आ जाइए, मैं क्वेश्चन नंबर बताती हूँ कौन कौन से कर सकते हैं। 12.1 एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 12.1 को ओपन करना है। 12.1 को ओपन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क मतलब इन द सेंस इस वीडियो को देखने के बाद मेरे से ये क्वेश्चन चेक करवाने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ये भी आपको करना है, ये आप बना लेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो इसी एक्सरसाइज से पहले कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना, और जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास इस एक्सरसाइज से पहले है उसका आप एग्जाम्पल नंबर 3 कर लीजिएगा। अच्छा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम्पल उठा के छाप दिया अपनी कॉपी में वैसे का वैसे, है ना। उसको प्रॉपरली क्वेश्चन लिखना है, बुक को बंद करना है और उस क्वेश्चन को वापस से ट्राई करना है और फिर देखना है कि आपका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच किया कि नहीं किया, प्लस एग्जाम्पल नंबर 1। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को देखो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था समझा कर, है ना, कि इसको ऐसे कर लेना, इसको वैसे कर लेना। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट छोड़े हैं आपको उन सारे क्वेश्चंस की कॉपी चेकिंग मुझसे करवानी है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने 12.1 से आपको होमवर्क दिए हैं आपको इन क्वेश्चंस की भी कॉपी चेकिंग मेरे से करवानी है। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम्हारी इतनी कॉपी चेकिंग तुमने सक्सेसफुली करवा ली तो उसके बाद मेरे से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में ले लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और ज़्यादा नहीं दूंगी, 5-6 ही दूंगी। ठीक है, और उसके अलावा कल हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे बट थोड़े कठिन